नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। और गोल्ड कल 47,000 के ऊपर गया था और आज कल की तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है और 47,000 के करीब है एमसीएक्स पर गोल्ड। सोने चांदी में फिलहाल मामूली कमजोरी है। कॉमेक्स पर सोना 1745 के करीब है, चांदी $25.5 के करीब है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, और बीबी मेहता हैं ED हैं सी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र मेहता जी, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं। सर, गोल्ड 47 के भी ऊपर निकला था, मतलब मार्केट बीच बीच में जोर लगा रहा है ऊपर जाने का। क्या आपको लगता है कि अब यहां से वापसी गोल्ड नहीं करेगा और अब यहां से तेजी ही तेजी है? क्या सुझाव आपका गोल्ड के ऊपर? मृत्युंजय जी, देखिए, गोल्ड जो 47,000 के ऊपर गया है उसका सबसे मेन कारण जो है वो रुपए में गिरावट है। यदि आप पिछले 10 दिन में देखें तो रुपया लगभग 74 रुपए से 75 रुपए 40 पैसे तक नीचे गिरा है और उसकी वजह से लगभग गोल्ड में 900 रुपए की तेजी आ गई है। जहां तक यदि रुपया यहां से वापस रिकवरी करता है तो वापस 47,000 के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस देखें तो गोल्ड प्राइस बिल्कुल $1730 से लगा के $1750 के बीच में ही $20 के दरमियान मूव कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगले 8-10 दिन तक गोल्ड का प्राइस 47,800 ऊपर में जा सकता है, लेकिन नीचे में ये वापस लगभग 45,700 के आसपास दिखा सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये व्यू है आपका गोल्ड के ऊपर। भाविक पटेल जी, आज शाम के लिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहे गोल्ड में तो आपके हिसाब से किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए और क्या इस भाव पर आज के लिए बाइंग करना ठीक है? 72 रुपए नीचे है, क्या सुझाव आपका इंट्राडे के लिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, इंट्राडे के लिए भी मुझे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है, क्योंकि ओवरऑल भी अगर देखें तो 46,800 46,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आज मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अभी जो ओपन हुआ है तो हल्की गिरावट आ सकती है 46,750 के करीब, तो वहां से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 46,660 के स्टॉप लॉस है और टारगेट रख सकते हैं 47,020 का। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अनुज जी, आप बताएं टेक्निकल चार्ट पर गोल्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है अभी? मित्र जी, गुड इवनिंग। देखिए, टेक्निकल चार्ट पे काफी अच्छा ब्रेकआउट एमसीएक्स में देखने को मिला है, क्योंकि रुपी यहाँ पर वीक हुआ है। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर अभी भाव करीबन $1745 के आसपास चल रहे हैं, तो वहाँ पर अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन है। मगर डोमेस्टिक मार्केट में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो हम टारगेट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अब 47,000 के ऊपर अगर भाव चलता है तो आपको 47,300 47,400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। नो डाउट कि डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। थोड़ा सा डिप मिलता है 100 से 150 रुपए का, करीबन 46,700 के आसपास, क्योंकि रुपी यहाँ पर एक सबसे अच्छा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि रुपी अगर हम उसको भी अगर हम देखें तो वो भी टेक्निकल चार्ट पे काफी अच्छा दिख रहा है, जो कि ऊपर एक्सपेक्टेड है कि 76 तक जा सकता है। तो अगर वो 76 तक जाएगा तो यहाँ पर हम करीबन इसको 47,500 तक के लेवल पे आते हुए देखेंगे। तो दोनों ही अब एक टैंडम में चल रहे हैं, एमसीएक्स गोल्ड और रुपी। तो मुझे लगता है कि दोनों की जो इक्वेशन है काफी एक ही डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है। तो गोल्ड मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। इनिशियली 47,200 को टारगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर चलता है तो 47,500 को हम टारगेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अभी फिलहाल जो टारगेट हम करेंगे वो करीबन $1752 को करेंगे। 1752 अगर ब्रेक होता है तो $1760 को हम टारगेट कर सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए छोटे टारगेट मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो ये टारगेट हम वॉच कर सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय साइड का ट्रेड रखना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई गोल्ड की। मेहता जी, चांदी पर आपका कमेंट क्या है? चांदी के प्राइस को लेकर आपका नया आउटलुक क्या है? चांदी गोल्ड से भी ज्यादा बेहतर लगती है। मुझे लग रहा है कि चांदी में 3-4 बार चांदी ने कोशिश की है $24 के नीचे जाने की, लेकिन जा नहीं पा रही है। तो चांदी में मुझे यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है
कि अगले यदि कोई पोजिशनल ट्रेड इसमें करना चाहे, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई पोजिशनल व्यू लेना चाहे तो चांदी यहाँ से काफी तेज हो सकती है और बहुत जल्दी चांदी मुझे लगता है 27 से $28, मतलब लगभग 69,000 to 70,000 के आसपास चांदी में ट्रेड दिखाई देगा। अच्छा, तो ये राय हो गई आपकी चांदी के ऊपर। एक सवाल मेहता जी आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ, ये तो प्राइस की बात हो गई, अब तो चूंकि बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ गई है कोरोना को लेकर के, तो फिजिकल डिमांड तो बहुत कम रहने वाली है ज्वेलरी की। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या इसको लेकर कुछ नया फॉर्मूला आप लोग तैयार कर रहे हैं क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए? देखिए, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है महाराष्ट्र में, तो क्योंकि ज्वेलरी इसेंशियल आइटम में नहीं है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप उसको बेच नहीं सकते हैं, जो सरकार के नियम है उसके अनुसार। जहाँ तक दूसरे स्टेट्स की बात है, गोल्ड में ऑनलाइन में जो हल्के माल होते हैं, जो कम क्वांटिटी वाले माल होते हैं और जिनकी वैल्यू 30-40 हजार तक की होती है, वही सेल होती है। ऑनलाइन मार्केट अभी तक इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से गोल्ड मार्केट में डिमांड में बहुत तेजी से कमी आएगी और जिन लोगों ने गुड़ी पाड़वा और दूसरे फेस्टिवल सीजन और आगे वेडिंग सीजन के रूप में जो मटेरियल बना के रखा था, जो फिनिश्ड ज्वेलरी बना के रखी थी, उनको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, ये बहुत बड़ा हिट होने वाला है। और यदि इस दरमियान गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर गोल्ड के प्राइसेस इस दरमियान नीचे आते हैं तो ये दोहरी मार होगी उन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के लिए। और इसीलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर सरकार को, बैंकों को कोई ना कोई नजरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना स्टॉक जो बना के रखा है वो लॉकडाउन की वजह से सारा माल बिक नहीं पाएगा और इट इज गोइंग टू क्रिएट अ सब्सटेंशियल प्रॉब्लम इन द बैंकिंग आल्सो फॉर द ज्वेलर। ओके, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू गोल्ड और सिल्वर के ऊपर देने के लिए। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में भाविक जी इस वक्त किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? देखिए, क्रूड में भी एक ब्रेकआउट आया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $60 के ऊपर है, पर हमारे यहाँ MCX में रुपये की वजह से जो करीबन 22 मार्च से 45-30 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, अभी अगर देखें तो उसके ऊपर ही चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में भी और तेज़ी आ सकती है। इनफैक्ट पोजिशनल भी अगर यहाँ से देखें तो 4750 तक मुझे लग रहा है कि आ सकता है। इंट्राडे में गैप अप ही खुला है क्योंकि आज मॉर्निंग सेशन क्लोज था, तो नीचे अगर 4570 के करीब आता है तो वहाँ से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट रख सकते हैं 4650 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4615 का। अच्छा ब्रेकआउट है। अभी भी लग रहा है कि ओपेक की जो न्यूज़ है वो भी मार्केट ने डाइजेस्ट कर चुके हैं, तो यहाँ से एटलीस्ट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, तो ये राय हो गई आपकी कि क्रूड में अभी करना क्या है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से है हमारे साथ कैलाश जी। पूछिए कैलाश जी। सर, यदि देश में लॉकडाउन लगता है तो सिल्वर का इस पे क्या इफेक्ट होगा, और इसको देखते हुए लॉन्ग करनी चाहिए या शॉर्ट करनी चाहिए? बताइए अनुज जी। देखिए, लॉकडाउन अगर लगता है तो जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि लॉकडाउन लगने के बाद गोल्ड की डिमांड बढ़ी थी और उसके प्रोपोर्शनेट अगर हम देखें तो सिल्वर ने काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी थी। और हमने देखा था कि जो डिमांड थी वो बढ़ती हुई दिखाई दी थी। ETF के फॉर्म में हमने गोल्ड की डिमांड देखी थी। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड और हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो नो डाउट कि अगर लॉकडाउन लगता है तो अगर फुल लॉकडाउन लगता है तो यहाँ पर हम एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखेंगे, और अगर वैसे भी लॉकडाउन लगता है, पार्शियली लॉकडाउन, तो यहाँ पर हम देखें तो जिस तरह ट्रेंड पकड़ा है सिल्वर ने तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो फिलहाल जो कंडीशंस हैं हमें लगता है कि उसके अकॉर्डिंग, जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव ही रहना चाहिए। इनिशियली अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हैं तो $26 का वॉच कर सकते हैं। $26 एक काफ़ी एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 28 से लेकर $29 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि चार्ट्स में काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है और कल हमने काफ़ी अच्छा पुल बैक यहाँ पर आते हुए देखा था। तो मुझे लगता है कि आप $26 को आप व्यू करके चलें। 26 के ऊपर मार्केट चलता है तो आप आगे बाय और अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हालांकि अभी कोई लॉकडाउन की चर्चा नहीं है नेशन वाइड,
इसको आप कोई अफवाह भी इस तरह की अभी है नहीं मार्केट में, तो आप इसके ऊपर कोई ध्यान ना दें। कहीं जगह ऐसी अफवाह आ भी रही है तो ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है कि देश भर में कोई लॉकडाउन लगेगा, ये बात बिल्कुल साफ है। हाँ, अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें अपनी तरफ से अलग अलग तरह की पाबंदियां लगा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सुखबीर सिंह का, सिरसा से जुड़ रहे हैं। पूछिए सिंह साहब। आप सुन पा रहे हैं सुखबीर सिंह जी? हाँ जी, मस्टर्ड का क्या रेट 7,000 जाएगा जी मस्टर्ड? हाँ, मस्टर्ड का प्राइस आउटलुक क्या है आपका भाविक पटेल जी? क्या रहने वाला है प्राइस मस्टर्ड का? देखिए मस्टर्ड ने भी एक ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे, अगर देखें तो 6400 के ऊपर, और कल भी अगर देखें तो क्लोजिंग 6450 का है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स है अभी फिलहाल तेज़ी ही दिख रही है, और मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो आई थिंक कल के लिए भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। आई थिंक 6600 ये वीक में या अर्ली नेक्स्ट वीक में आ सकता है। तो जब तक 6200 के नीचे नहीं जाता है तब तक बेचे नहीं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। कल का भी आउटलुक पॉजिटिव है, तो कल अगर 6400 के करीब खुलता है तो 6200 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं पोजिशनली, और टारगेट रख सकते हैं 6650 का। ठीक है, अगला सवाल है भागीरथ का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए भागीरथ जी। कब तक तेजी आएगी सर? किस कमोडिटी में? धीरे धीरे में, अच्छा, जीरे में बताइए अनुज जी। हाँ देखिए, जीरा अगर हम फंडामेंटली साइड जाए तो काफ़ी पॉजिटिव है। क्रॉप इसका जो है 10 से 15% कम है, यील्ड भी 3-4% की कम है, तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। बट अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट अभी थोड़ा कंसोलिडेशन में है। नो डाउट कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे लगता है कि इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने खरीदारी करी हुई है तो हमें लगता है कि आपको होल्ड रहना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी सपोर्टिव कमोडिटी है। इसमें कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो थोड़ा होल्ड आपको यहाँ पे, अगर आपने खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है। इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं करीबन 15,200 तक का लेवल हम टारगेट कर रहे हैं। 15,200 ब्रेक होता है तो नए लेवल्स ओपन होंगे जो कि करीबन 16,000 को जा सकते हैं। बट हमें लगता है कि 15,200 के आसपास अभी हम इनिशियल टारगेट कर सकते हैं इसको। ओके, तो ये राय हो गई आपकी जीरे के ऊपर। अगला कॉलर है मुरारी है हमारे साथ, जयपुर से जुड़ रहे हैं। पूछिए। साहब मेरे को सोयाबीन और ग्वार के बारे में पूछना है। हेलो हेलो, सोयाबीन और ग्वार के बारे में बताइए भाविक जी, क्योंकि सोयाबीन तो लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहा है, 7,000 के भी ऊपर चला गया है सोयाबीन का भाव। क्या लगता है आपको सोयाबीन और ग्वार का प्राइस आगे? देखिए, जो सोयाबीन में तेज़ी है ये फंडामेंटली है, ऐसा नहीं है कि कोई अभी अगर देखें तो एमसीएक्स में ही है और इंटरनेशनल में नहीं है। जैसे हमने बताया कि यूएस में जो सोयाबीन की यील्ड है वो बहुत कम है, एक्सपेक्टेशन है, और देश में भी काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अगर देखें तो कम ही है, एक्सपेक्टेशन है। तो उसकी वजह से ये प्राइसेस ऊपर चल रहा है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत ओवरबॉट भी हो गया है, और अगर प्राइसेस देखें तो ऑल टाइम हाई पे हैं। तो टेक्निकली अभी भी लग नहीं रहा कि ऊपर के लेवल कौन से आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिन थोड़ी बहुत तेज़ी मंदी आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि प्राइसेस लगातार चल रहा है, बट ज़्यादा नहीं। आई थिंक 6500 के करीब आ सकता है, और वहाँ से वापस बाई करना चाहिए 6300 के स्टॉप लॉस से। अभी भी मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से फंडामेंटल है उस हिसाब से 70 to 7300 तक लेवल्स हमें दिख सकते हैं। तो 1 से 2 दिन में थोड़ी बहुत मंदी आ सकती है, करेक्शन 6500 तक, वहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो ये राय है आपकी कि अभी करना क्या है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल का मार्केट अभी अनुज जी आपको कैसा लग रहा है, और आज शाम के लिए आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल में? मृत्युंजय जी, मेटल्स में हमने चाइना का डेटा पॉजिटिव आते हुए देखा था, और कल यूएस के डेटा में भी हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखी थी, तो जिससे बेस मेटल की डिमांड में काफ़ी अच्छा असर रहा है, और एक अच्छा ब्रेकआउट कॉपर में और जिंक में देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि कॉपर की कॉल एक अच्छा हो सकता है जिसमें हम खरीदारी कर सकते हैं।
हालांकि अभी हमारे टारगेट के ऊपर है कि गैप अप ऊपर खुला है, बट हम यहाँ पे टारगेट रिवाइज करना चाहेंगे। हमें लगता है कि कॉपर में जो नेक्स्ट टारगेट होगा करीबन 704 705 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि बेस्ट बाई के तौर पर किया जा सकता है। 704 705 का आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। बेस मेटल में काफी अच्छी रिकवरी हमें लगता है टेक्निकल चार्ट से बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। अच्छा, तो ये राय आपकी बेस मेटल में कि अभी इसमें क्या करना चाहिए और क्या होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर को देखते हैं। आपके हिसाब से अच्छा, इस बीच जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। पूछिए शर्मा जी। शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है सर। सोयाबीन पे मेरा सवाल था सर। मेरे पास फिजिकल में सोयाबीन है श्रीमान जी, तो मैं बेचना चाहता हूँ। अभी बेच दूं कि और रोक के रखूं सर? बताइए अनुज जी, बेच दें या अभी और दाम बढ़ेंगे सोयाबीन के आपके हिसाब से? देखिए, हमारे हिसाब से इनको बेच देना चाहिए, क्योंकि अब जो काउंटर है थोड़ा रिस्की साइड जोन में जाता हुआ दिख रहा है और टेक्निकल चार्ट पे भी ओवरबॉट जोन में है। और फंडामेंटली साइड जाए तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ सेबी की तरफ से मार्जिन कॉल या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप्स आ सकते हैं। तो बेटर है कि शार्प करेक्शन आने से पहले आप एक बार इसको बुक कर लें, बेच के निकल जाएं, क्योंकि हमें लगता नहीं कि अब यहाँ से ज़्यादा प्राइस एस्केलेशन और देखने को मिलेगा। तो रिस्की जोन में है तो बेटर है कि आप एक बार अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। ओके, अगला सवाल है गोपाल का। चूरू राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए गोपाल जी। जी सर, नमस्कार सर जी। गुआर मई वायदा 3850 में बेचा हुआ है, तो अब मानसून भी अच्छा बता रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, तो ये कितना मंदा आएगा नीचे? बताइए भाविक जी। देखिए, गुआर सीड में हालांकि फंडामेंटल तो ठीक है, बट अगर टेक्निकली चार्ट देखूं तो मुझे अभी भी अच्छा ही लग रहा है। इनफैक्ट मे कॉन्ट्रैक्ट अगर 4050 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट तेजी 4100 4150 से 4200 तक जा सकती है। तो आज आपने जो बेचा है तो 4050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए, और अगर नीचे 3800 से 3700 के करीब आता है तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा मंदी आ सकती है। हाँ, ये है कि अगर 4050 के ऊपर जाता है तो तेज़ी आ सकती है। तो आप आपकी पोजीशन ऐसे बना के रखिए, स्टॉप लॉस 40-50 का स्ट्रिक्ट मेंटेन कीजिए। ओके, ठीक है। ओके, चलिए अब रुक करते हैं एक और खबर का। और मार्च में वनस्पति तेल का इंपोर्ट बढ़ा है और पिछले साल मार्च महीने से 2.5% ज़्यादा हुआ है। 2021 मार्च में 9,57,000 टन एडिबल ऑयल का इंपोर्ट हुआ है और 2020 के मार्च में 9,41,000 टन का इंपोर्ट हुआ था। तो इंपोर्ट बढ़ा है एडिबल ऑयल का भी। डॉक्टर बीबी मेहता हैं इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। CKED है। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या व्यू है सर, इंपोर्ट का क्या ट्रेंड आगे रहने वाला है अभी? देखिए, इंपोर्ट फिर से डाउन ट्रेंड चलेगा। देयर आर टू रीजन। एक तो कोरोना फिर से दिख रहा है। अगर कोरोना आगे बढ़ा तो डेफिनेटली होरेका सेगमेंट में उसकी इम्पैक्ट आएगी और इसकी वजह से कंजप्शन कम हो सकता है। दूसरा, जो हाई प्राइस अभी चल रही है उसके वजह से भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। और तीसरा रीजन कि अपनी लोकल क्रॉप अच्छी है। मस्टर्ड की क्रॉप कम से कम 85 to 90 लाख के करीब है, तो उसका भी एक लोकल प्रोडक्शन भी ठीक रहेगा। तो तीनों फैक्टर का साथ में देखें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर हमने 132 लाख टन का इंपोर्ट हुआ था। शायद ये साल इससे भी कम होने की संभावना है। हो सकता है 130 या तो उससे भी नीचे 125 लाख तक ही इंपोर्ट हो, ऐसा दिख रहा है सामने पिक्चर। हाँ जी। सोयाबीन के दाम जो बढ़ रहे हैं मेहता जी, 7,000 के ऊपर चले गए हैं सोयाबीन के दाम। कैसा लग रहा है आपको? क्या रिएक्शन आपका? पहला रिएक्शन है कि किसान को अच्छे दाम मिल रहा है और साथ में इंडस्ट्री खराब हो रही है। इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री की अभी पैरिटी नहीं है। ये जो रेट में इंडस्ट्री चल नहीं सकती है और इंडस्ट्री के प्रोसेसिंग काफी कम हो रहा है और उसके वजह से सोयाबीन मिल, खासतौर पर सोयाबीन मिल की प्रोडक्शन कम हो रही है और फीड इंडस्ट्री को भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मेरे ख्याल से जो अभी भाव चढ़े हैं वो अननेचुरल है।
फंडामेंटल के बेस पे भाव चढ़े नहीं है। सेबी या तो एनसीडेक्स को इसमें इंटरव्यू करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, चाहे हो तो मार्जिन बढ़ाना चाहिए या तो उसके जो विजिलेंस डिपार्टमेंट उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि कोई रिगिंग तो नहीं हो रहा है नहीं। तो ये जो रेट, मेहता जी, हाँ जी मेहता जी, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। मेहता जी, आप कह रहे हैं कि किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, आप खुश हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सेबी को एक्शन लेना चाहिए। तो ये कैसी खुशी सर, ये कैसी खुशी जिसमें आप खलल डालना चाह रहे हैं? नहीं, आज 3,880 ना MSP है, उसको रीजनेबल भाव से काफी अच्छा रहे, इसके लिए मैं खुश हूँ। मगर ये जो भाव मिल रहा है किसान को नहीं मिल रहा है, जो बिचौली वाले हैं, जो स्पेकुलेटर वो लेके जा रहा है। अगर किसान को सही दाम मिलता है, आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन, और हम भी चाहते हैं कि किसान को अच्छे दाम मिले। और अभी जो दाम की रेंज है वो किसान की रेंज नहीं है, ये तो ऊपर चली गई है और किसान को फायदा नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि भाई सेबी या तो एनसीडेक्स को इंटरव्यू करना चाहिए, जरूर तो मार्जिन भी लगाना जरूरी है। एक मार्केट रिजनेबल लेवल पे होना चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी कंफर्टेबल रहे और किसान भी कंफर्टेबल रहे। अभी इसमें क्या होगा, कोई इंडस्ट्री माल लेने वाली नहीं है। लेकिन बात तो ठीक है सर, लेकिन आपने खाली, हाँ बात ठीक है, लेकिन मतलब आपने सिर्फ हेडर आपने सिर्फ खुशी वाली दी, लेकिन नीचे सिर्फ आपने दुखी करने वाली बात कही है उन लोगों के लिए जिनको सोयाबीन के बढ़ते हुए भाव से फायदा हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं तो जोक से पार्ट, ये बात ठीक है कि कीमतों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर अननेचुरल तेजी है तो निश्चित तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, एक्सचेंज को भी देखना चाहिए, सेबी को भी देखना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। ये तो मेरा सवाल का हिस्सा था जो मैंने आपसे पूछा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता आपका, और अनुज जी आपका, भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए।